ये हमारी किताब का जो दूसरा चैप्टर है, उपभोक्ता है उसके व्यवहार का सिद्धांत। और यहां से हम लोगों की जो टेक्निकल इकोनॉमिक्स है, अभी तक हम लोगों ने अर्थशास्त्र की जो भी बातचीत की है कक्षा 11 में और उसके बाद से कक्षा 12 का जो हमारा पहला चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने जो भी बात की वो बहुत जनरल नॉलेज वाली बात थी। कैसी बात थी? जनरल नॉलेज के लिए। जैसे जो एग्जामिनेशन होता है हमारे यूपीएससी का, आईएएस का, उसमें कक्षा 11 की किताब तो सारे लोग पढ़ते हैं, जिसका इकोनॉमिक्स विषय है वो भी, जिसका नहीं है वो भी, क्योंकि जनरल नॉलेज में भी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, अंग्रेजों के समय कैसी थी, फिर पंचवर्षीय योजनाएं कैसी रही, फिर हमने बाद में हमारे देश में जो आधारिक संरचना वो कैसी रही, ये सब कक्षा का 11 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर भी जो पहला चैप्टर था उसमें इंट्रोडक्टरी था कि व्यष्टि समाज अर्थशास्त्र होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं। लेकिन अब यहां से जो स्टार्टिंग हो रही है वो कोर सब्जेक्ट में हो रही है, जो मेनली वही लोग पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स को एक विषय की तरह से पढ़ रहे होते हैं। तो यहां से हमारी एक नई स्टार्टिंग हो रही है। आप समझ रहे हैं ना? आप ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये आम तौर पर कोई आम इंसान जो है जिसका कोई और विषय है वो नहीं पढ़ेगा, और इसलिए ये एक नई चीज है। और साथ में जो हमारी टेक्निकल इकोनॉमिक्स है उसका यह बेस है। बेस आप अगर आईएएस की प्रिपरेशन में जब वैकल्पिक विषय होता है उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे, पाठ्यक्रम देखेंगे, तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके सारे टॉपिक्स आते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आईएएस के सिलेबस में भी हैं, और ये हमारा एक ऐसा बेस बना करके देगा जो हमें आगे इकोनॉमिक्स को पढ़ने में बहुत मदद करेगा अगर हमने इसको बहुत ठीक से समझ लिया। तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें। समझ रहे हैं ना आप? इसको अच्छे से समझोगे तो एक बेस बन जाएगा। यार देखो, अगर नींव अच्छे से भरी है तो आप अच्छा मकान खड़ा कर सकते हो, और नींव ही अगर अच्छी नहीं है तो मकान कैसा भी बना लो फिर वो ढहता रहेगा, कभी भी बहुत अच्छा और ऊंचा मकान बन ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी पूरी दुनिया में बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा, कभी सुना है? करीब 818 ऐसा कुछ मीटर की है, 800 मीटर ऊंचाई की है। अपने यहाँ पर, मैं उदयपुर में हूँ अभी, तो उदयपुर में सबसे ऊंची जो जगह मानी जाती है वो मानसून पैलेस है, तो वो जमीन से 300 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब बाकी उदयपुर से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर। अब सोचिए वो बिल्डिंग 800 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ की जो पहाड़ियों की ऊंचाई है उससे कितनी ज्यादा ऊपर है। तो वहां पर इतनी ऊंची बिल्डिंग जब अगर आपको बनानी है, जिसको पूरी दुनिया में लोग जाने, बताइए एक बिल्डिंग का नाम पूरी दुनिया जानती है, तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूत है, बहुत नीचे बहुत गहरी नींव बनानी होती है। तो हमें नींव बनाने का आज हमारा टाइम है, हमारा वीडियो है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उपभोक्ता के व्यवहार की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता का व्यवहार क्या है? अर्थशास्त्र में, आर्थिक क्रियाविधियों में उपभोक्ता का मेन काम क्या होता है कि यार मुझे क्या क्या खरीदना है, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मुझे कई चीजें खरीदनी है, बहुत सारी चीजें जो मैं खरीद सकता हूं, लेकिन मैं क्या खरीदूं, क्या खरीदने में मैं अपने पैसे खर्च करूं, ये सबसे पहला सबसे बेसिक प्रश्न आता है उपभोक्ता के लिए। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उपभोक्ता की। और क्या क्या खरीदने में पैसे खर्च किए जाए। पैसे असीमित तो है नहीं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, 10 रुपए में हो सकता है मुझे चिप्स का पैकेट भी मिल जाए, 10 रुपए मुझे बिस्किट का पैकेट भी मिल जाए, 10 रुपए मुझे एक पेन भी मिल सकता है, 10 रुपए मुझे एक कॉफी भी मिल सकती है, 10 रुपए मुझे एक चॉकलेट भी मिल सकती है। मुझे कौन सी चीज खरीदनी चाहिए ये किस पर निर्भर करेगा? ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, समझ रहे हैं आप? तो उनमें से ये चीज पिक करना, ये चीज ढूंढना कि मुझे पसंद क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, कभी कभी मैं इंग्लिश में बताता रहूंगा जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक, अच्छा एक और मैं आपको मजेदार फैक्ट बताता हूं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए हैं जो बहुत, जिन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाया है। जैसे रघुराम राजन, हमारे एक पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उसके पहले उन्होंने अमेरिका में जो क्राइसिस थी उसको प्रेडिक्ट किया था, एक स्लो डाउन हो रहा था, बहुत तेजी से क्राइसिस आने वाली थी फाइनेंशियल, उसको भी प्रेडिक्ट किया हुआ था। तो वो आईआईटी दिल्ली से थे और वहां पर गोल्ड मेडलिस्ट थे शायद, फिर आईआईएम अहमदाबाद गए, वहां पर भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उन्होंने मास्टर्स तक इकोनॉमिक्स पढ़ाई नहीं, उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, पीएचडी की। ऐसे ही हमारे एक आरबीआई गवर्नर और थे, सुब्बा राव साहब। तो सुब्बा राव जी जो थे उनकी आईएएस में पहली रैंक आई थी, उसके पहले उनका एमएससी फिजिक्स था शायद आईआईटी कानपुर से, और उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा बाद में। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत बाद में पढ़ा है। कौशिक बसु भी एक इंडियन है जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे किसके? वर्ल्ड बैंक के।
वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट एक इंडियन थे, बहुत सारे इंडियन थे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी पहले आईआईटी से थे, वो बाद में जाकर के उन्होंने पीएचडी सीधे इकोनॉमिक्स में की। तो बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी होती है, बाद में जाकर के पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स बहुत नया विषय है, तो बहुत कुछ अभी हुआ नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक्स में अगर आप अभी से दम लगा करके काम करेंगे ना, तो इतना ज्यादा स्कोप है आपके पास। बहुत सारे जगह पर इकोनॉमिक्स बहुत ही कमजोर होते हैं। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। यहां तक कि हमारे देश में भी बहुत सारी जगह पर इकोनॉमिक्स की जरूरत है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा तो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जिन लोगों ने इतनी बाद में पढ़ा, उसके बाद भी वो लोग वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हो गए, है ना। और साथ में उनको एक चीज का बेनिफिट भी मिला कि उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। तो मैथ्स का एप्लीकेशन हो रहा होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जो है वो सीधे तौर पर गणित तो कहीं से नहीं है, लेकिन गणित के कुछ टूल्स है, उनका हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में। अपनी किताब में भी हम लोग कहीं पर बीज गणित, उसको अलजेब्रा बोलते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि चुनाव की समस्या जो है वो पहली समस्या आती है किसके लिए, उपभोक्ता के लिए, कि मैं पैसे कहां पर खर्च करूं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सीधी सी बात है कि मैं ऐसी चीजों को खरीदूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा संतोष लेकर के आए। क्या लेकर के आए, संतोष लेकर के आए। अब हो सकता है कि मुझे कपड़े बहुत पसंद हैं, तो मैं अपना खाना पीना कम कर लूंगा, है ना, ट्रैवल कम करूंगा। मुझे कार नहीं खरीदनी है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मैं कपड़े खरीदता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पसंद वो है। समझ रहे ना। अच्छी और बुरी की बात तो अभी अलग ही है, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जिसको जो करना है आप वो करो, अनलेस किसी दूसरे को नुकसान नहीं दे रहे हो तो कोई समस्या नहीं है। राजनीतिक शास्त्र हम लोगों ने ये पढ़ा था, है ना, हानि सिद्धांत कहते हैं इसको, जॉन स्टुअर्ट मिल का। एनीवेज, अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको कि वस्तुओं का ऐसा संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, जो क्या करे, सर्वाधिक संतोष प्रदान करे। सर्वाधिक संतोष कब प्रदान करेगा, जो चीजें आपको पसंद है। अरे भाई, मुझे जो पसंद ही नहीं है, अगर मैं वो चीज खरीद लूंगा तो मुझे संतोष मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीजें मुझे ढूंढनी है जिससे मुझे संतोष मिले, मुझे वो चीजें खरीदनी है। अब संतोष मुझे कैसे, किन चीजों से मिलेगा? मैंने बता दिया कि मुझे पसंद क्या है, रुचि क्या है। लेकिन यार, मेरा हो सकता है कि मेरी रुचि तो है कार खरीदने की, और मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने, तो क्या मैं वो चीज खरीद पाऊंगा? तो अगर वो खरीद ही नहीं पाऊंगा तो उसका चुनाव कर ही नहीं सकता हूं। मैं चुनाव सिर्फ उन चीजों का कर सकता हूं, मुझे पसंद हो मैं उनका करूंगा, लेकिन साथ में मेरे पास इतने पैसे भी हों, मेरी व्यय करने की क्षमता कितनी है, मेरी परचेजिंग पावर कितनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर खरीदने के पैसे ही नहीं है तो फिर मैं क्या चुनाव करूंगा, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग मैं अपने दोस्तों की बात बताता हूं। जब मैं कॉलेज में था या कॉलेज के बाद में निकलता था, तो हम लोग रास्ते पे जाया करते थे, तो वो लोग बहुत सारी कार्स के नाम दिया करते थे। कोई बहुत महंगी कार निकल गई, कोई BMW निकल गई या ऑडी कार निकल गई, तो उसका वो लोग डिस्कशन किया करते थे कि यार ये कार है। और मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो कभी खरीद ही नहीं पाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये तो मतलब मुझे ना खरीदने का मन भी नहीं है इतना, ना मुझे खरीदनी है, ना खरीद पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरी रुचि जो थी ना, वो अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास व्यय करने की इतनी क्षमता होगी नहीं, और उन सबको पैसा भी कमाना है और कमा भी रहे हैं बहुत सारे लोग। तो वो लोग इन सारी चीजों को देख करके, क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य में वो चीज कर सकते हैं। तो भविष्य में आप क्या कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक्स में। फिर वापस आ जाते हैं, दो चीजें क्या थी, रुचि और व्यय करने की क्षमता। अब व्यय करने की क्षमता किस चीज पर निर्भर करती है? ये दो चीजों पर निर्भर करती है। वैसे तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिनके पिताजी जमींदार हुआ करते थे या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है। क्या हो गया है? इतनी उनके पास संपदा पहले से है कि वो ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, लड़के नालायक निकल गए, लेकिन उसके बाद भी लड़कों के पास संपत्ति तो है ही है। तो भले ही उनकी इनकम ना हो, क्या ना हो, इनकम नहीं हो, फिर भी उनके पास पैसा है चीजों को खरीदने का। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग वर्तमान में चीजों को जिसको मानते हैं वो क्या होती है, उसको बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम। आमदनी कितनी है? तो आपकी आमदनी है, उसी हिसाब से तो आप खरीद पाओगे कुछ। समझे? आमदनी ज्यादा है तो ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, आमदनी कम है तो कम चीज खरीद सकते हो। यही तो सीधा सीधा है। लेकिन साथ में दूसरी चीज एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वस्तु की कीमत। अब मेरी आवश्यकता है कि मुझे ये चीजें खरीदनी है जो मुझे ये चीजें दे रही हो। अगर वो चीजें बहुत सस्ती है तो मैं ज्यादा खरीद लूंगा, अगर वो चीजें बहुत महंगी हैं तो मैं उसको उतना ज्यादा नहीं खरीद पाऊंगा। तो इसमें वो 3-4 चीजें हैं। ये बहुत बेसिक चीज है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, आसान ही है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, समझ में आ रही है आपको? वो है संतोष। क्या है? संतोष। कि मुझे सबसे ज्यादा संतोष मिले। अब समस्या ये आती है कि आप संतोष को नापोगे कैसे? समझ रहे हो?
संतोष को कैसे नापा जाएगा? एक कुछ चीजें होती है ऑब्जेक्टिव, क्या होती है? ऑब्जेक्टिव। और कुछ चीजें होती है सब्जेक्टिव। समझते हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। प्रश्न भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप उसको सही से नाप पा रहे हो। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों बोले आते हैं? 4 ऑप्शंस है आपके पास, उनमें से एक ही सही है, तो जिसने सही ऑप्शन को टिक किया उन सारे लोगों को बराबर नंबर मिलेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव में एक निबंध लिखाया जा रहा है। निबंध लिखना है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। ठीक, आपको ये निबंध लिखना है। अब इसमें कोई एकदम सही आंसर हो नहीं सकता। कोई आंसर थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, कोई थोड़ा और ज्यादा अच्छा होगा, कोई उससे थोड़ा कम अच्छा होगा, और वो कम अच्छा होगा ज्यादा अच्छा होगा ये भी उस पर निर्भर कर रहा होगा कि वो कॉपी कौन चेक कर रहा है। समझ रहे ना आप? हो सकता है मुझे किसी और की बात ज्यादा अच्छी लग गई, किसी दूसरे इंसान को किसी और चीज की बात ज्यादा अच्छी लग सकती है, तो वहां पर चीजें सब्जेक्टिव हो जाती हैं। वो आपकी खुद की इंटरप्रिटेशन पर, आपके खुद के अनुभवों पर निर्भर करता है। और वही चीज होती है संतोष के साथ। किसके साथ? संतोष। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ रहे हैं? ये एक ऐसी चीज है जिसको कैसे नापा जाए यार। और प्रश्न तो यहीं से आता है। आप ऐसी वस्तुओं का जो संयोजन बनाओगे, संयोजन बोले तो कॉम्बिनेशन। मुन्ना भाई का गाना सुना है, एम बोले तो वही संयोजन बोले तो कॉम्बिनेशन। संयोग को भी कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सर्वोत्तम संयोग बोले तो बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो यहां पर संयोग और संयोजन दोनों को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपको समझ में आ रही होगी। बस समस्या क्या है कि यार संतोष को नापा जाए तो कैसे नापा जाए। अब इस चीज के लिए 2 तरह की चीजें चलती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल। हिंदी में बोलते हैं गणनात्मक होता है एक दूसरा पहला, और दूसरा गणनात्मक नहीं होता, लेकिन आप तुलना कर पाते हो कि नहीं ये ज्यादा अच्छा है। कितना ज्यादा अच्छा है उसके लिए आप संख्या नहीं दे पाते हो, वो हम लोग उसकी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है।